अच्छे 100 बच्चे उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो उनमें महज कोई 14 या 15 बच्चे थे जो लड़के थे, बाकी सारी की सारी लड़कियां थी। तो मैं गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है कि बेटा जिस तरह से तुम लड़के लोग ये नेतागिरी और ये सोशल मीडिया में लगे हुए हो, ये 14 बच गए, ये भी बहुत है, अगली बार लग रहा है कि ये भी साफ हो जाएगा। तो ये शुभ संकेत है कि हमारी बच्चियां जो हैं वो अच्छा कर रही हैं, और ये कॉलेज का जो समय है ये आपके जीवन का एक अति महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसको आपको निश्चित रूप से समझना चाहिए। कई बार हम जब ग्रामीण परिवेश से बाहर निकलते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, तो हमें ये गलतफहमी शुरू हो जाती है कि सीरियस पढ़ाई तो हमें सीनियर सेकेंडरी तक ही करनी है, 12th तक हमें स्कूल में अच्छी पढ़ाई करनी है, कॉलेज में तो मौज करने के लिए आए, वहाँ कोई यूनिफॉर्म नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा, अननेसेसरी का कोई टोका टोकी नहीं होगा, वो फ्रीडम इंजॉय करने का टाइम है। और यहीं पे हम गलत कर जाते हैं। दोस्तों, अभी के टाइम में अगर दुनिया भर के जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के इंस्टीट्यूट है, उसमें अगर हम हमारे देश के अच्छे संस्थानों की तुलना करें तो टॉप 100 में हमारा कोई संस्थान नहीं है। इसका कारण सिर्फ सरकार, इंफ्रास्ट्रक्चर ये नहीं है, इसका कारण जो आप लोग जो क्लासेज में बैठे हैं, एक वो भी है। इस पे हमें बहुत सारा काम करने की जरूरत है। आप सारे हमारे विकसित भारत का भविष्य हैं। आप सारे लोग जिस तरह से मेहनत करेंगे, हमारा भारत आगे चल के वैसा ही होने वाला है। तो सारे लोग, मेरे छोटे भाई बहन हैं, वो अच्छे से मेहनत करें, और इस मेहनत में कुछ समस्याएं जो हैं वो मुझे दिखाई देती हैं कि ये समस्याएं हैं वो आज हमारे सामने खड़ी हैं, जिसकी वजह से हम जो ह्यूमन रिसोर्स हमारा कॉलेजेस में तैयार हो रहा है वो बेहतर तैयार नहीं हो पा रहा है। इस प्रोसेस में हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो इंटरनेट और सोशल मीडिया है। कई सारे प्राइवेट संस्थानों ने रिसर्च किया, आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारा जो मोबाइल हम यूज करते हैं, भारत में एवरेज यूज करने का सोशल मीडिया का जो समय है वो 6 घंटे है। 24 घंटे में से 6 घंटे हमारा युवा सोशल मीडिया पे बिजी रहता है। आप 6 घंटे सोशल मीडिया पे रहेंगे, 7-8 घंटे सोएंगे, तो खुद के, परिवार के, समाज के, देश के उत्थान के लिए कब कार्य करेंगे? तो ये आप स्वयं देखिए, अपनी जाके सेटिंग में आप खुद चेक करिए कि मेरा स्क्रीन का टाइम कितना है। अगर वो एक स्टूडेंट का रिसर्च के अलावा पूरे दिन में 15 से 20 मिनट से ज्यादा है, तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है, आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी, और कलेक्टिवली समाज और हमारे देश के लिए भी। तो इस पे आपसे मैं काम करने का अनुरोध करना चाहूँगा। दूसरा, इस प्रोसेस में हमारा जो अगला बड़ा दुश्मन है वो है युवाओं के द्वारा शारीरिक और मानसिक व्यायाम का त्याग कर देना। मैक्सिमम ग्राउंड्स गांवों के मैं विजिट करता हूँ, मैक्सिमम ग्राउंड्स में घास उगी हुई है। कहीं खुशकिस्मती से कोई अच्छे आदमी है, समाज में लीड करने वाले, संस्थानों में लीड करने वाले, जो आपको कंटिन्यू पुश करते हैं, वहाँ का माहौल कुछ ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने बना के दिए और उनमें घास उगी हुई है, क्योंकि वहाँ सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के कोई दौड़ने के लिए, कोई एक्सरसाइज करने के लिए जाने वाला युवा नहीं। क्योंकि रात को जब हम 3 बजे तक, 2 बजे तक इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करेंगे, तो सुबह 4 बजे उठ के ग्राउंड में पसीना नहीं बहा सकते हैं। सेम हमारी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए अभी हम सूरत में देखते हैं, हर दिन वहां पे एवरेज 3, 4, 5 सुसाइड सूरत शहर में होते हैं। मैक्सिमम लोग मानसिक कमजोर होने की वजह से आत्महत्या का रास्ता अपनाते हैं। मुश्किलें, दुविधाएं, समस्याएं सबके जीवन में है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उनका हिम्मत के साथ सामना करते हैं और उनसे पार आते हैं, और कुछ लोग इसमें हार जाते हैं। उसका एक बड़ा कारण जो है, कई सारे प्राइवेट रिसर्च पेपर मैंने पढ़े, तो उसमें एक बड़ा कारण है कि सोशल मीडिया आने के बाद में दिखावे की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम पढ़ें नहीं पढ़ें, पर सोशल मीडिया पे हमारा पढ़ते हुए का फोटो आना चाहिए। हम बेशक एक दिन जिम गए हों, लेकिन जिम में हमारा, चाहे हमें चेस्ट को आगे सिकोड़ के ऐसे करके फोटो खिंचवाना पड़े कि हिटिंग द जिम टुडे,
लेकिन वो फोटो इंस्टाग्राम पे जाना चाहिए। हमारी फिजिकल एफिशिएंसी बढ़े चाहे नहीं बढ़े, सेम चीजें हम अपने परिवार के साथ आनंद के लिए, परिवार के साथ समय बिताने के लिए कहीं घूमने जाते हैं, हम वहां आनंद लें नहीं लें, लेकिन हमारा सोशल मीडिया पे उसका फोटो आना चाहिए। ये चीजें जो हैं वो खोखले व्यक्तित्व पैदा करती है। आप याद रखिएगा ये बात। दिखावे में अच्छा दिखता है, अच्छी गाड़ी है, आप थोड़ा सा पास जाके जानो उसको, इतना खोखला व्यक्तित्व है, इतना अंदर से कमजोर आदमी, ऐसे हम कभी नहीं थे। हमारे देश में इस तरह की प्रथा ही नहीं थे। हम अंदर से मजबूत, संयम, विवेक वाले, साहसी, इस तरह के भारतीय थे। और ये सब चीजों के चक्कर में आके हमने दिखावा पसंद हम लोग हो गए। अगला जो समस्या मुझे हमारे युवा धन के सामने लगती है वो है भविष्य की आपकी जो भी योजनाएं हैं उसके संबंध में अस्पष्टता होना। आप क्लियर हो जाने चाहिए 10वीं के बाद में कि मुझे जीवन में क्या करना है। आपको प्रोफेसर बनना है, 11th से ही आप उसके पीछे पड़ जाइए कि ये सब्जेक्ट का प्रोफेसर बनना है और जिस फील्ड में मैं काम करूंगा मेरे जैसा प्रोफेसर दूसरा नहीं होगा। आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है कि ये रैंक के साथ पास करूंगा और सर्विस में आके इस तरह के काम करूंगा कि बाद में मेरी मिसाल दी जाएगी। आपको प्लेयर बनना है तो इस तरह का भाला फेंकना है कि दुनिया में सबसे जाके आगे गिरेगा। आपको जो भी काम करना है उसमें एक्सील करना है और ये आप तब कर पाएंगे जब आप सही समय पे उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे, सही रणनीति के साथ सोचना शुरू करेंगे। आपको पॉलिटिक्स में जाना है तो आपको पॉलिटिक्स पढ़नी चाहिए, दुनिया का पॉलिटिक्स परिदृश्य समझना चाहिए, भारत की पॉलिटिक्स में क्या समस्याएं हैं वो समझनी चाहिए, उसका मेरे पास क्या रास्ता है, कौन सी पार्टी में जाके मैं वो काम करता हूँ ये समझना चाहिए, फिर पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। और मेरे छोटे भाइयों से मैं कहना चाहूँगा, नेताओं के पीछे की गाड़ी स्कॉर्पियो में बैठ के नारे लगाने वाला रास्ता कभी भी आपको पॉलिटिकल लीडर नहीं बनाएगा। वो सिर्फ आपका जीवन जो है, जो आपके जीवन के सबसे प्रोडक्टिव कुछ साल हैं उनको वो नष्ट कर देगा। पॉलिटिक्स में जाइए, सीखिए, देश के लिए नीतियां बनाइए, बहने के आए, लेकिन इसको समझ के आगे आइए। ये मैं आप लोगों से अपेक्षा करूंगा। अगली समस्या जो युवा धन के सामने है एवं ये एक सामाजिक समस्या है कि हमें बीइंग ए पुलिस ऑफिसर मुझे बड़ा दुख होता है जब कोई माँ बाप लाचार होकर हाथ जोड़ के पुलिस स्टेशन के सामने बैठे होते हैं। ये हम लोगों के लिए, एक युवा के लिए कितनी शर्म की बात होनी चाहिए कि उसके माँ बाप उसकी वजह से पुलिस स्टेशन के बाहर बैठे हैं, रात का खाना नहीं खाते, सुबह का खाना नहीं खाते, हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं कि साहब एक बार गलती हो गई है, इसको एक बार जाने दीजिए, दोबारा भविष्य में नहीं करेगा। उन्हें भी पता है कि ये मेरी बात नहीं मानेगा, लेकिन वो माँ बाप में उस हृदय के कारण वो वहां रिक्वेस्ट करते हैं बाहर बैठ के कि साहब एक बार इस बच्चे को मौका दे दीजिए। ड्रग्स में, दूसरे नशे में, अहंकार में आपस में मारामारी करना, कोई छोटी छोटी बातों को लेके अनावश्यक इश्यू क्रिएट कर देना, बहनों के साथ छेड़खानी करना, किसी को सोशल मीडिया पे गलत सलत मैसेज कर देना, ये कॉमन प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से पेरेंट्स को आके शर्मिंदा होना पड़ता है। और उसकी वजह से एक परिवार में एक इस तरह का केस नहीं, सिर्फ कंप्लेन हो जाए एक लड़के के खिलाफ, वो परिवार का वो एक साल पूरा मानसिक टेंशन में जाता है। कभी वो पुलिस से फोन आता है, कभी कोर्ट से, कभी सामने वाली पार्टी, कभी कोई किसी के साथ कोई आगे आवाज के हाथ जोड़ने पड़ते हैं, कभी कुछ करना पड़ता है, वो बच्चा वहां से रास्ता भटक जाता है। मैक्सिमम केसेज में ये ऑब्जर्व किया है। तो आपसे निवेदन है इस तरह की चीजों से एकदम दूर रहें। दूसरा, जिन माँ बाप के साथ हम 25 साल 30 साल का हमने जीवन बिताया है, गर्भावस्था से लेकर के युवावस्था तक, जिन्होंने हमारी हर दिन परवाह की है, ऐसा क्या हो जाता है कि इंस्टाग्राम पे 3 दिन पहले एक लड़का मिलता है और वो अचानक से दुनिया में सर्वोपरि हो जाता है। अगर वो सर्वोपरि है, वो लड़का और लड़की, तो उसको बोलिए, सामने आए, आपके माँ बाप से बात करें, उसमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए। अगर वो आपको पसंद करता है, आपके साथ जीवन व्यतीत करना चाहता है, ऐसा कायरों वाला काम क्यों करना कि घर वाले घर पे रोते रहें और दोनों घर से भाग जाएं। आपको विवाह करना, उसके साथ में जीवन व्यतीत करने का आपने संकल्प लिया है, निश्चित रूप से लीजिए। आप स्वतंत्र हैं, लेकिन उनकी स्वतंत्रता, उनकी भावना के बारे में भी सोचिए, जिन्होंने गर्भावस्था से लेकर के जिस दिन आप घर से निकले उस दिन तक हर पल आपकी चिंता की है। वो रोते हैं पुलिस स्टेशन में आके तो बहुत खराब लगता है। मन करता है कि वो लड़का जहां मिले उसको पकड़ के ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाए। हमें कानून इसकी अनुमति नहीं देता।
तो आप सबसे निवेदन है अपने माँ बाप की उस भावना का जरूर ध्यान रखें। वो दो आदमी दुनिया में चाहे आप कि कैसे भी हो, अच्छे बने बुरे बने, पर वो दो आदमी कभी भी आपको दुखी नहीं देखना चाहते, कभी आपको अनावश्यक हैरान करके खुश नहीं होना चाहते हैं, वो हमेशा आपको सुखी देखना चाहते हैं। तो मेरे भाई बहन जो हैं छोटे, वो अपने परिजनों को कभी भी इस परिस्थिति में नहीं डालें। कुछ मेरे सुझाव हैं। ये समस्याएं तो हमारे सामने हैं, पर इसका हमें कुछ समाधान देखना पड़ेगा। एक मेरा निवेदन आप सभी से है कि हमारे जो दादा दादी हैं और जो नाना नानी हैं, वो किसी भी अवस्था में वृद्धाश्रम ना जाने पाए। अगर हमारे दादा दादी और नाना नानी जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, आप लोग कभी पूछना कि आपके पास जो जमीन का छोटा बड़ा कितना भी टुकड़ा है, वो उन्होंने कैसे रखा होगा, कितनी मेहनत करके अपना खून पसीना जला के वो रखा होगा। और उनको हम कई बार जाने में अनजाने में गलत भावनाओं में आके, गलत विचार में आके हम वृद्धावस्था में छोड़ देते हैं। अगर भगवान ना करे ऐसा हो, पर हमें अपने परिवारों में ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना है। और जहां जहां हम जाते हैं, हमारे दोस्त रिश्तेदार, हमें ऐसा नहीं करना है। वो हमारे घर के राजा रानी महाराजा महारानी हैं, उन्हें घर पे उनकी जितनी सेवा हो सके उतनी सेवा हमें करनी है। दूसरा, मेरे सारे युवा भाइयों को मेरा सुझाव है, हमें अपनी संस्कृति पे हमेशा गर्व करना है। हम जैसे भी हैं, हमारे माँ बाप, हमारे रीति रिवाज, हमारा परिवार, समाज जैसा भी है, वो सर्वश्रेष्ठ है। ये हमें विश्वास रख के आगे बढ़ना है। हमें बंडी पहनना अगर हमारी संस्कृति का भाग है, तो हमें बंडी पहन के किसी भी मॉल में जाने में, किसी भी स्टेज में जाने में शर्म नहीं होनी चाहिए। हमारे जो वाद्य यंत्र हैं, हमारे जो गीत गाने हैं, उसको हमको एक टिमली गाना पता नहीं क्या बजता है आजकल ये पूरे आदिवासी एरिया में, शादी ब्याह में। पुराने इतने अच्छे वाद्य यंत्र थे, इतने अच्छे गाने, इतना अच्छा संगीत का माहौल होता था। उसको डीजे वाले 3 लड़के आके वो पूरा दिन टिमली बजाते हैं, और बाकी हमारी पूरी संस्कृति खत्म हो गई है। ये आदिवासी बेल्ट से कोई बच्चे बिलोंग करते हैं? मैं दाहोद में था, मैं इतना उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई ये टिमली छोड़ो, आप ऑलरेडी आपके जो वाद्य यंत्र है, संगीत है, वो बहुत अच्छा है, उसको अपनाओ। एटलीस्ट वो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पूर्वज जो है कितनी अच्छी विरासत हमारे सामने छोड़ के गए हैं, उसको हमें आगे कैरी करना है। और स्वयं का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, अपने परिवार का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, इसका ध्यान रखें और लक्ष्य बना लें कि मुझे ये काम करना है। मैं ऐसा कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं कि रेत में पैर टिका के जाऊंगा और पीछे से मेरा निशान मिट जाएगा। ऐसा पत्थर की शिला के ऊपर पैर रख के जाऊंगा कि सालों साल तक जो मैं काम करके जाऊंगा उसका निशान वहां पे रहेगा। ऐसा प्रण करके हमें जाना है। और जब भी मौका मिले, छोटे छोटे अच्छे काम करते रहें। जितना भी मौका मिले आपको, बड़े बदलाव के इंतजार में नहीं रहे। एक उदाहरण मैं देता हूँ। मैं दाहोद में असिस्टेंट एसपी तरीके में पोस्टेड था, तो वहां जब मैं गया तो मैंने वहां एक विचित्र प्रथा देखी कि जितने आदिवासी हैं वो सब चप्पल बाहर खोल के पुलिस स्टेशन के अंदर आते थे और कोई कुर्सी पे नहीं बैठता था, खड़े होकर हाथ जोड़ के बात करते थे। तो मुझे बहुत वियर्ड लगा। मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों हो रहा है? तो बोले साहब ये ऐसे ही करते हैं, हमें नहीं पता ये डर से करते हैं कि रिस्पेक्ट से करते हैं, पर हर सरकारी कचहरी में लोग ऐसे ही जाते हैं। तो मैंने एसपी साहब से बात करके तुरंत एक ऑर्डर करवाया कि आज के बाद जिले में चाहे अमीर है चाहे गरीब है, कोई भी आदमी चप्पल, जब एसएचओ पीआई जो है वो जूते पहन के अंदर बैठा है, तो एक गरीब आदमी जो आ रहा है वो चप्पल बाहर खोल के क्यों आएगा? चप्पल पहन के आएगा और कुर्सी पे बैठेगा। उसके बाद ही आगे की एफआईआर करना है नहीं करना है, बात सुननी है, गलत है सही है, वो बाद की बात होगी, पर पहले ये काम करेगा। हमने पुलिस से शुरू किया, फिर एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ और उसका असर ये पड़ा कि ना केवल वो चीजें चेंज हुई, बल्कि उनमें वो हिम्मत भी है कि अपनी चीजों को खुल के शेयर करने लगे। तो ऐसे जैसे जब भी मौका मिले, अपने किसी भी आपसे जो आप फील करते हो आपसे नीचे है, चाहे वो 5वीं क्लास का बच्चा है चाहे 10वीं का बच्चा है, लगे कोई गरीब है, इसको थोड़ा सा मैं सहारा दे दूं, थोड़ा सा मैं इसको नॉलेज दे दूं और उसके जीवन में कुछ बेहतर हो सकता है उससे, तो वो मदद हमें जरूर करनी चाहिए। मैं अपना उदाहरण आपको देके बताता हूँ। मैं
20 साल की उम्र में था तब मैं दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती में मैं गया और मैंने कांस्टेबल बना। उससे पहले मैं बहुत सारी परीक्षा में फेल हुआ, अनगिनत परीक्षाओं में 15-20 जितनी है, उसका तो मैं नाम भी भूल गया कि कौन कौन सी में फेल हुआ था। फौज की भर्ती में गया तो 3 चक्कर लगा के वहीं बैठ गया, क्लार्क में गया उसमें फेल, राजस्थान पुलिस में गया उसमें फेल। 20 साल की उम्र में मैं दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बना। तब तक मुझे, जब तक मैं दिल्ली नहीं गया तब तक मुझे सिविल सर्विस का ABCD नहीं पता था कि कौन कराता है, क्या ये एग्जाम होता है, कुछ भी नहीं, नथिंग। 29 साल की उम्र में मैं IPS बना। उसके बाद जब मैंने एनालाइज किया तो मैं उस बात पे दृढ़ विश्वास करता हूं कि मैं जब 29 साल की उम्र में IPS बन सकता हूं तो मैं 21 साल 22 साल की उम्र में भी बन सकता था। पर क्योंकि मुझे कभी ये बात मेरे सामने नहीं आई, मुझे इस तरह का एक्सपोजर नहीं मिला, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो मुझे ये जीवन के 8 साल वहां मैं नौकरी भी की, साथ में पढ़ाई भी की, तब 29 साल की उम्र में मैं IPS बन पाया। तो आप सब लोग आज इंटरनेट के जमाने में हैं, खुद भी अच्छी चीजों से जानकार रहिए, रास्ते खोजिए और आपके जो छोटे भाई बहन हैं, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, उन सबका भी मार्गदर्शन करिए। सब हम आगे बढ़ के एक साथ प्रयास करेंगे तो हमारा जो विकसित भारत का सपना है उसको हम सफल कर पाएंगे और उसकी पूरी जवाबदारी आप लोगों के ऊपर है। हमारे प्रधानमंत्री जब वैश्विक मंच पे बोलते हैं तो उनकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? हम युवा धन, कि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा युवा धन है। लेकिन अगर हम वो युवा धन सक्षम, स्किल वाला, मेहनती, डेडिकेटेड नहीं बनेंगे तो हम ये अवसर खो देंगे। तो हम सारे मिलकर प्रण करते हैं कि हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और देश को बेहतर बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे। एक बार फिर से संस्थान के माननीय प्रधानाचार्य जी, इनकी पूरी टीम, सारे ट्रस्टीगण और सभी आप लोगों का मुझे इनवाइट किया और आप सबसे मिलने का मौका दिया। आप सबका बहुत बहुत आभार।